हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम यूपीपीसीएल TG2 का मॉडल पेपर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इस मॉडल पेपर में मैंने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं, जो कि मॉडल पेपर का पार्ट ए होगा। मॉडल पेपर का पार्ट बी 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। इन मॉडल पेपर को आप जो मॉडल पेपर मैं बना रहा हूँ इनको बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि यही मॉडल पेपर्स आप जो हैं कायदे से देख लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे। मैं मॉडल पेपर लगभग 20 मॉडल पेपर्स बनाऊंगा, और जो मॉडल पेपर्स 20 पढ़ लेगा तो उसका 100% सिलेक्शन तय है यूपीपीसीएल TG2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए, समान लाउड स्पीकर की रेटिंग क्या होती है? 8 ओम, 1 ओम, 5 ओम और 7 ओम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 8 ओम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो में बैंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0.4 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज, 100 मेगाहर्ट्ज, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 0.4 मेगाहर्ट्ज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राडार किसका संक्षिप्त रूप है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, रेडियो एक्टिव एंड रेजिंग, रेडियो डायरेक्शन एंड रेजिंग, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों के आंसर का रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शक्ति वितरण पद्धति अधिक विश्वसनीय है? रिंग मेन सिस्टम, ट्री सिस्टम, रेडियल सिस्टम, ट्री एंड रेडियल बोथ सिस्टम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रिंग मेन सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवासीय क्षेत्रों के लिए वितरक है 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 3 वायर, सिंगल फेज, डबल फेज। तो बच्चों आंसर क्या होगा आवासीय के लिए? 3 फेज 4 वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टे वायर में किस प्रकार के प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है? सस्पेंशन टाइप, साइकिल टाइप, पिन टाइप, एग टाइप। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एग टाइप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 kV हाई टेंशन केबल को भूमि से डैश डैश गहराई पर स्थापित किया जाता है? 0.7 मीटर, 0.9 मीटर, 1.1 मीटर, 1.5 मीटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 0.9 मीटर पे इसको हम स्थापित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 किलोमीटर लंबी केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम है। 5 किलोमीटर लंबाई के लिए इसका रेजिस्टेंस होगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है, R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2। यहाँ से यूज़ करेंगे तो R1 आपको कितना दिया है? R1 आपको दिया है 1 मेगा ओम। R2 तुम्हें निकालना है। पहली लंबाई क्या दिया है? 10 किलोमीटर, और दूसरी क्या निकाला है? 50 किलोमीटर। तो उसको R2 वैल्यू क्या हो जाएगी? R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50/10 इंटू 1 मेगा ओम। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 5 इंटू 1 मेगा ओम। तो बच्चों इसका आंसर आएगा 0.2 मेगा ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केबल का सर्ज वोल्टेज लगभग होता है 1 ओम, 10 ओम, 25 ओम, 50 ओम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 50 ओम। कोरोना डैश डैश वोल्टेज पर लागू होता है? करंट से कम, ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम, करंट से अधिक, ब्रेकडाउन वोल्टेज से अधिक। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता लोड पावर फैक्टर में वृद्धि के साथ बढ़ती है। लोड पावर फैक्टर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लोड पावर फैक्टर में वृद्धि के साथ घटती है। लोड पावर फैक्टर से उत्पन्न वेक्टर से स्वतंत्र होती है। तो बच्चों आंसर पहला आपका सही है, लोड पावर फैक्टर से में वृद्धि के साथ बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस्पात पोल को किससे सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है? दीमक से, परिवेधन से, क्षरण से, सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? क्षरण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक पावर जनरेशन संयंत्रों में परिचालन लागत कम है, आरंभिक लागत उच्च है। परिचालन लागत और आरंभिक लागत दोनों उच्च है। परिचालन लागत और आरंभिक लागत दोनों कम है। परिचालन लागत उच्च है, आरंभिक लागत कम है। तो बच्चों आंसर पहला आपका बिल्कुल सही है, परिचालन लागत कम है, आरंभिक लागत उच्च है। तापीय पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर का काम डैश डैश को गर्म करना है। एग्जॉस्ट स्टीम में भीतर आने वाली पानी, स्टीम में भीतर आने वाली हवा, एग्जॉस्ट गैसों में भीतर आने वाले पानी, एग्जॉस्ट गैसों से कोयले। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एग्जॉस्ट गैसों में भीतर आने वाले पानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोड, शीतलक, ईंधन, मंदक। तो आंसर क्या होगा? मंदक। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते समय ड्रम घूमता है? टम्बलर, पल्सेटर वॉश टेक्निक, टर्बुलेंस जेट पाइप, एजिटेटर वॉश टेक्निक। तो बच्चों आंसर का टम्बलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वैद्युत रूप हीटर में तापन की कौन सी विधि प्रयोग होती है? रेजिस्टेंस हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, आर्क हीटिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रेजिस्टेंस हीटिंग। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? I² RT लॉसेस होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? हीट जनरेट होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का उपयोग करने से उपकरण को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होगा? मोटर के कंपन में वृद्धि, रखरखाव में कमी, उपकरण के जीवन काल में कमी, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? तो बच्चों आंसर क्या होगा बच्चों आपका? रखरखाव में कमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की वायरिंग सबसे अधिक लोकप्रिय, सबसे मजबूत और सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? लेड सीट थ्रेड वायरिंग, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, सरफेस कंड्यूट वायरिंग, बैटन वायरिंग। तो बच्चों क्या आंसर होगा? कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू या औद्योगिक बिजली के स्थापन की बिजली खपत को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एनर्जी मीटर का प्रयोग किया जाता है? मेगर, 3 फेज 3 वायर वाले एनर्जी मीटर, सिंगल फेज एनर्जी मीटर, 3 फेज 4 वायर वाले एनर्जी मीटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सिंगल फेज एनर्जी मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तरह के वायरिंग में परिवर्तन करना आसान होता है? केसिंग, बेटर, क्लीट, कंडक्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? क्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में जुड़े होते हैं? सीरीज में, पैरेलल में, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वायरिंग जो होती है हमेशा पैरेलल में होती है, क्योंकि वहाँ पे हमको वोल्टेज समान चाहिए होता है, और जहाँ पे हमको करंट की वैल्यू ज़्यादा चाहिए होती है वहाँ पे हम लोग सीरीज वायरिंग का प्रयोग करते हैं। देखिए जहाँ पे हमें सेम वोल्टेज चाहिए, सेम वोल्टेज, वहाँ पे पैरेलल वायरिंग यूज़ करें। क्या करेंगे? पैरेलल वायरिंग। जहाँ पर हमको करंट ज़्यादा चाहिए, करंट, वहाँ पे हम सीरीज वायरिंग। सुरक्षा की दृष्टि से स्विचों को निम्नलिखित का नियंत्रण करना चाहिए? न्यूट्रल वायरिंग, फेज वायरिंग, अर्थ वायर और एनी वायर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? न्यूट्रल वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होने का कारण है?
परिपथ में निम्नलिखित विद्यमान है? हाई इंडक्टेंस, हाई कैपेसिटेंस, हाई रेजिस्टेंस, हाई इम्पीडेंस। तो बच्चों आंसर क्या होगा? हाई इंडक्टेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पूछा जा सकता है। 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत है नो पावर 5 से 7 वाट, 5 से 15 से 25 वाट, 25 से 30 वाट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 5 से 7 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक सर्किट को अति गर्म होने से कैसे बचाया जाता है? थर्मोकपल का यूज़ करके, संट का यूज़ करके, फ्यूज़ का, सोलोनाइट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फ्यूज़ का हम लोग यूज़ करते हैं। ये क्या होता है? फ्यूज़ ये प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। इसकी रेटिंग किस में होती है? रेटिंग एम्पियर में होती है। ठीक, ओवरहीट होने पर, ओवरहीट जब होता है तो क्या होता है? इसका जो मेटल होता है, इसके अंदर क्या होता है? मेटल होता है। मेटल जो होता है वो गर्म, वो पिघल जाता है। क्या आता है? पिघल जाता है, जिसके कारण क्या सर्किट ब्रेक हो जाता है। सर्किट ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद क्या होता है? फॉल्ट रुक जाती है, फॉल्ट रुक जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या है? साइमन, ल्यूमन, लुमिनस, दक्षता, लाइट विसरण। तो आंसर क्या होगा? ल्यूमन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? अल्टरनेटर की गति को बढ़ावा देना, हंटिंग प्रभाव को कम करना, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को कम करना, स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करना। तो बच्चों आंसर जो हम लोग डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं वो हंटिंग को कम करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशीन के दो निकटवर्ती ध्रुवों के केंद्रों के बीच की दूरी को डैश कहा जाता है? फ्रंट पिच, पिच फैक्टर, पोल पिच, कॉइल पिच। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पोल पिच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटर में खांचों की संख्या और ध्रुव संख्या का अनुपात कहलाता है? फ्रंट पिच, पिच फैक्टर, पोल पिच, कॉइल पिच। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पोल पिच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेव वाइंडिंग में डैश डैश होता है? ए बराबर पी, ए बराबर जेड, ए बराबर 4, ए बराबर 2। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वेव वाइंडिंग में ए बराबर 2 होता है। अगर आपसे पूछा जाए लैब वाइंडिंग में क्या होता है? लैब वाइंडिंग में तो क्या होता है? जो कंडक्टर होते हैं वो पोल्स के बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेटल रेक्टिफायर कहलाता है? सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर, गैस ट्यूब डायोड, माइका रेक्टिफायर, ऑल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। जब इनपुट मशीन एसी है और आउटपुट मशीन डीसी है तो मशीन को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट सिंक्रोनस कन्वर्टर, डायरेक्ट असिंक्रोनस कन्वर्टर, रोटरी इन्वर्टर, इलेक्ट्रोलाइटिंग रेक्टिफायर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? डायरेक्ट सिंक्रोनस कन्वर्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर आमतौर पर निम्नलिखित पर प्रचलित होती है? प्रचालित होती है, प्रचलित होती है, एक ही बात है। यूनिटी पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, डिपेंड ऑन वोल्टेज। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लीडिंग पावर फैक्टर। जो बच्चों सिंक्रोनस मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर, इसका पावर फैक्टर लगभग 1 होता है। पावर फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। इसका हम लोग प्रयोग क्या करते हैं? पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग करते हैं इसका प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने पहले इसको बताया। तुल्यकालिक मोटर का वी कर्व निम्न के मध्य संबंध बताता है? फील्ड करंट और आर्मेचर, फील्ड करंट और पावर फैक्टर, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट और सप्लाई वोल्टेज, एक्साइटेशन करंट और बैक ईएमएफ। तो बच्चों आंसर जो होगा आपका ये होगा, जो आपकी फील्ड करंट थी, फील्ड आईएफ और आर्मेचर करंट के बीच में ये क्या कहता है? वी कर्व होता है। क्या होता है? वी कर्व रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
और इसमें पावर फैक्टर भी लेते हैं बच्चों, इसमें पावर फैक्टर की भी वैल्यू लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुल्यकालिक मोटर निम्नलिखित पर चलती है। एसी सप्लाई, डीसी सप्लाई, एसी और डीसी सप्लाई दोनों, थ्री फेस डीसी सप्लाई। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एसी और डीसी दोनों पे जो होती है सिंक्रोनस मोटर चलती है, ऑपरेट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी तुल्यकालिक जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव हो सकता है जब मशीन हल्के लोड पर चलता है, लोड पावर फैक्टर लैगिंग होता है, लोड फैक्टर लीडिंग होता है, लोड फैक्टर यूनिटी होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लोड फैक्टर लीडिंग होता है। जो आपका क्या होता है, जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो क्या होती है? लीडिंग पावर फैक्टर पे चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए आमतौर पर थ्री फेज अल्टरनेटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है? शॉर्ट सर्किटेड, ओपन सर्किटेड, स्टार कनेक्टेड, डेल्टा कनेक्टेड। देखिए आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो स्टार कनेक्शन में स्टार जो कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो लाइन वोल्टेज होता है √3 टाइम्स ऑफ वीपी होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, तो वोल्टेज ज़्यादा जाने के लिए प्राप्त करने के लिए हम लोग स्टार कनेक्टेड करते हैं। और करंट ज़्यादा प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा क्या करते हैं? डेल्टा कनेक्शन करते हैं, डेल्टा कनेक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर के क्षेत्र परिपथ की डैश प्रदायी होती है। एन ऑक्सीलेटिंग करंट, अ डायरेक्ट करंट, एंड अल्टरनेटिंग करंट, अ पल्सेटिंग करंट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अ डायरेक्ट करंट। एकल फेज प्रेरण मोटर के लिए प्रतिरोध स्लिट फेज टाइप स्टार्टिंग मोटर में सहायक वाइंडिंग में निम्न में से क्या होता है? उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रेरकी प्रतिघात, निम्न प्रतिरोध और उच्च प्रेरकी प्रतिघात, उच्च प्रतिरोध और उच्च प्रेरकी प्रतिघात, निम्न प्रतिरोध और निम्न प्रेरकी प्रतिघात। तो बच्चों आंसर क्या होगा? उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रेरकी प्रतिघात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख, यूनिवर्सल मोटर में बल आघूर्ण निम्न में से किसके समानुपाती होता है? आर्मेचर करंट के स्क्वायर के बराबर होता है, 1/, आर्मेचर करंट का स्क्वायर, आर्मेचर करंट और 1/, आर्मेचर करंट। जो आपकी यूनिवर्सल मोटर होती है बच्चों, यूनिवर्सल मोटर वो क्या होती है? सीरीज मोटर की तरह होती है, डीसी सीरीज मोटर की तरह होती है। और डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है? टार्क का जो रिलेशन होता है वो ऐसे होता है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा? जो टार्क होगा क्या होगा? आर्मेचर करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिंगल फेज एसी मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए डैश को मुख्य वाइंडिंग में जोड़ने की आवश्यकता होती है। डैम्पर वाइंडिंग आपकी कहाँ होती है? सिंक्रोनस मोटर में होती है। रनिंग वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, नन। तो बच्चों क्या होगा? ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्यों करते हैं? देखिए बच्चों क्या होता है, जो सिंगल फेज मोटर होती है, ठीक है, उसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक अलग इसलिए करते हैं कि हमको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन क्या होती है? मैक्सिमम मिनिमम जो आपकी 2 वाइंडिंग होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग बना देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होता है लो स्टार्टिंग टार्क, मीडियम स्टार्टिंग टार्क, हाई स्टार्टिंग टार्क, जीरो टार्क। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? हाई स्टार्टिंग टार्क होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर में ज़्यादा संख्या में ध्रुव हो तो लेजर द स्पीड, ग्रेटर द स्पीड, लेजर द फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लेजर द स्पीड, ठीक है। मतलब देखिए एक्चुअली क्या है कि NS इज इक्वल टू 1/2F120 ये होता है। जो स्पीड होती है वो क्या होती है? 120F/T होती है। यहाँ से आप देख सकते हैं N इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोल्स, ठीक है।
तो अगर जब पोल्स ज़्यादा होंगे तो स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, और जब पोल्स कम होंगे तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर मुख्यतः डैश डैश के लिए प्रयोग होता है। रिड्यूस द स्टार्टिंग स्पीड, रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट, रिड्यूस द स्टार्टिंग टॉर्क, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, रिड्यूस स्टार्टिंग करंट। देखिए क्या होती है, जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें स्टार्टिंग करंट स्टार्टिंग जो करंट होती है, स्टार्टिंग करंट वो क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, अगर हाई होती है जिसके कारण क्या होता है, वाइंडिंग भी जल सकती है और फाउंडेशन को उखाड़ भी सकती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर का स्टार्टर डैश डैश से बनाया जाता है। कॉपर, सिलिकॉन स्टील, कच्चे लोहे, एल्युमिनियम। तो बच्चों आंसर क्या होगा, सिलिकॉन स्टील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट। यदि हम एक प्रेरण मोटर के पोल को दुगना कर दें तो इसकी गति क्या होगी, गति 2 गुना हो जाएगी, गति 4 गुना हो जाएगी, गति आधा हो जाएगी, गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए मैंने आपको बताया कि एन एस इज इक्वल टू होता है 120F/P। यहाँ से पता चलता है कि एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोल्स। मतलब पोल्स को अगर आप स्पीड को दोगुना करोगे तो पोल्स क्या होंगे, आधे हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आंसर, और अगर आप पोल्स को दुगुना कर दोगे तो गति आपकी आधी हो जाएगी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, इसमें गति आधी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनमो प्रकार के माप यंत्रों का उपयोग इनमें से किसके रूप में किया जाता है, वाट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, एनर्जी मीटर, मेगर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, वाट मीटर। देखिए जो डायनमो प्रकार का जो मीटर होते हैं उनको हम एसी और डीसी दोनों में यूज़ कर सकते हैं, एसी और डीसी दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको मॉडल पेपर सेकंड का पार्ट 1 बताया, जिसमें आपको 48 क्वेश्चंस बताए हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप निश्चित तौर पे TG2 में सफल होंगे। इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे ऐसे वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू। हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर 2 के पार्ट C के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको TG2 का मॉडल पेपर 1 सॉल्व कराया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चालक तार एवं पृथ्वी के बीच का विद्युत योजन प्रतिरोध कितना होता है, 1/500 गुणे पूर्ण भार धारा मेगा ओम में, 1/5000 इंटू पूर्ण भार धारा किलो ओम में, 50 परिपथ में बिंदुओं की संख्या मेगा ओम में, 1/50 इंटू परिपथ में बिंदुओं की संख्या। तो बच्चों आंसर आपका थर्ड बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति कारक पावर फैक्टर होता है यथाशक्ति बराबर सापेक्ष शक्ति, यथार्थ शक्ति अपॉन सापेक्ष शक्ति, यथाशक्ति इंटू सापेक्ष शक्ति, सापेक्ष शक्ति इंटू यथाशक्ति। तो बच्चों आंसर क्या होगा, यथाशक्ति अपॉन सापेक्ष शक्ति। देखिए पावर फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं cos फाई, तो cos फाई इज इक्वल टू क्या होता है, R/Z, ये भी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर फैक्टर का अधिकतम मान डैश डैश है, इकाई, इकाई से अधिक, शून्य, इकाई से कम। तो बच्चों आंसर क्या होगा, इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल फेज एसी परिपथ में शक्ति का सूत्र क्या है, VI cos थीटा, I² XL, I² Z, VI sin थीटा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा,
वी आई साइन थीटा। देखिए एसी में 3 पावर होती हैं। एक होती है आपकी रियल पावर, इसको हम लोग बोलते हैं वी आई कॉस फाई या थीटा कर लेते हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम वाट में। उसके बाद आपकी आती है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर को हम लोग बोलते हैं वी आई साइन फाई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी ए आर में। उसके बाद बच्चों आती है अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर इसको हम लोग बोलते हैं वी आई, इसको हम लोग वी ए में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V इज इक्वल टू 50 साइन 100t है, इसके आयाम और आवृत्ति के मान क्रमशः क्या होंगे। ठीक है, चलिए इस यह इक्वेशन आपको दिया है V इज इक्वल टू 50 साइन 100t, इसकी हम लोग इसकी जो है कंपेरिजन कर देंगे हम V मैक्स साइन ओमेगा टी से। ठीक बच्चों, तो ये जो आपका Vm हो गया, ये आपका आयाम हो गया 50 वोल्ट। अब यहाँ पे देखिए इसकी कंपैरिजन करेंगे हम 100 की ओमेगा टी से, तो 100t इज इक्वल टू ओमेगा टी, टी कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होते हैं 2 पाई एफ इक्वल टू 100, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन 2 पाई। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 अपॉन 2 और पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों तो आपका आंसर आएगा 15.9 हर्ट्ज़। तो आपको 50 वोल्ट आयाम मिल गया और 15 हर्ट्ज़ 0.9 आपकी हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी होगी। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 फेज विद्युत आपूर्ति का सही फेज अनुक्रम क्या होगा। बी बी आर वाई, आर आर वाई बी, आर बी वाई, आर वाई बी। तो बच्चों सीक्वेंस क्या होगा आपका आर वाई बी। ठीक है, देखिए आर वाई बी का मतलब समझ लीजिए आप। आर मतलब हो गया रेड, वाई फॉर येलो और बी फॉर ब्लू, और एन फॉर न्यूट्रल होता है, ये ब्लैक कलर से यूज़ करते हैं। अगर आपसे ग्रीन पूछा जाए, न्यूट्रल अर्थ पॉइंट पूछा जाए अर्थ, ठीक है अर्थ, तो अर्थ होता है आपका ग्रीन से। और बच्चों ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 3 फेज होते हैं इनके बीच में डिफरेंस कितने डिग्री का होता है, तो 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिंगल फेज घरेलू उपकरणों की वोल्टेज रेटिंग समानता डैश डैश की सीमा के अंतर्गत होती है। 150 से 175 वोल्ट 400 वोल्ट से 440 वोल्ट, 220 से 250 वोल्ट, 100 से 120। तो बच्चों आंसर आपका थर्ड सही है, 220 से 250 वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर एल श्रेणी परिपथ में शक्ति रेटिंग केवी रेटिंग क्या होती है। किलोवाट और केवीआर का अदिश योग, केडब्ल्यू और केवीआर का अदिश अंतर, केडब्ल्यू और केवीआर का सदिश योग, केडब्ल्यू और केवीए का गुणनफल। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका थर्ड बिल्कुल सही है, केडब्ल्यू और केवीआर का सदिश योग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध संधारित्र प्योर कैपेसिटर में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। वोल्टेज तरंग से 45 डिग्री आगे होती है, वोल्टेज तरंग से 90 डिग्री आगे होती है, वोल्टेज तरंग से 45 डिग्री पीछे होती है, वोल्टेज तरंग से 90 डिग्री पीछे। तो बच्चों आंसर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, वोल्टेज तरंग से 90 डिग्री आगे चलती है। यहाँ पे आपकी जो करंट होगी वो आई आगे होगी, वोल्टेज आपका पीछे होगा, दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस होगा।
और इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग लीडिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं बच्चों? लीडिंग कंडीशन। एक बच्चे आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि कैपेसिटर का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं? तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंज का नियम बताता है कि स्वप्रेरित वोल्टा धारा की मात्रा को बढ़ाने की ओर प्रवृत्ति रहेगा, बढ़ने वाली धारा का सहायता करेगा, बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न होता है, प्रेरित वोल्टा के सहायता करेगा। तो बच्चों आंसर आपका थर्ड बिल्कुल सही है, बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरित करंट विद्युत प्रवाह की दिशा ऐसी होती है कि यह हमेशा इसके कारण का विरोध करती है जिससे या किसमें बताया गया है। ठीक है, फैराडे के पहले नियम में, लेंज के नियम में, ओम के नियम में, फैराडे के नियम में, दूसरे नियम में। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लेंज का नियम। लेंज का नियम जो है फैराडे का सेकंड लॉ का मॉडिफाई है। फैराडे सेकंड लॉ जो है उसका मॉडिफाई रूप है। ठीक है, फैराडे ने ईएमएफ की डायरेक्शन नहीं बताई थी, लेकिन लेंज ने क्या किया? सेकंड लॉ को मॉडिफाई करके ईएमएफ की डायरेक्शन को बताया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टेस्ला या डैश डैश का एसआई इकाई है। फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय वाहक बल, प्रतिष्ठंभ, चुंबकीय क्षेत्र, सामर्थ्य। तो बच्चों आंसर क्या होगी? ये फ्लक्स घनत्व का क्या होता है? मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा की पूर्ण पारगम्यता डैश डैश है। 8.8454 इंटू 10⁻⁻12 H/m, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 H/m, 4 पाई इंटू 10⁻⁻9 H/m, 8.854 इंटू 10⁻⁻10। तो बच्चों आंसर आपका सेकंड बिल्कुल सही है। बच्चों मेरे द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर को देखते चलिए, मेरे वीडियोस को शेयर करते चलिए, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों की TG2 की UPPCL एंड UPRVUNL की तैयारी कर रहा हूँ TG2 की। जो मेरे वीडियोस को देख लेगा निश्चित तौर पे वो सफलता प्राप्त करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय अभिवाह की इकाई डैश डैश है। टेस्ला, वेबर, मीटर, हेनरी। तो बच्चों आंसर इसमें क्या होगा? वेबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से लौह चुंबकीय पदार्थ चुनें। कोबाल्ट, तांबा, सोना, सीसा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कोबाल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। रेयर अर्थ मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, कार्बन मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। बच्चों मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस को देखते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरक में धारा 20 सेकेंड समय में एक समान रूप से 0 से 10 एम्पियर में परिवर्तित होती है। ठीक है बच्चों, प्रेरित वोल्टा आपको 2 वोल्ट दी है। अब पूछ रहा है प्रेरक का प्रेरकत्व कितना है। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया है। यहाँ पे टी की वैल्यू आपको कितनी दी है? 20 सेकेंड। ठीक, यहाँ पे I1 की वैल्यू क्या है? तो हम DI निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 0। तो आपकी DI की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 एम्पियर। अब यहाँ पे आपको प्रेरित वोल्टा दिया है, मतलब आपको E की वैल्यू कितनी दी है? E की वैल्यू दी है आपको 2 वोल्ट। अब आपसे पूछ रहा है L की वैल्यू क्या होगी। तो L इज इक्वल टू क्या होता है? L इज इक्वल टू E
di/dt। तो इस फॉर्मूले में हम बच्चों वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 2 di की वैल्यू क्या हो गई आपकी, बच्चों थोड़ा मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया है। फॉर्मूला ये होता है L इज एन इक्वल टू ई डी टी अपॉन डी आई। चलिए इसमें रख देंगे, ई की वैल्यू कितनी है 2, डी टी की वैल्यू कितनी दी है आपको, डी टी की वैल्यू आपको दी है 20, और डी आई की वैल्यू कितनी दी है आपको 10। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 हेनरी। क्या आ जाएगा, 4 हेनरी। तो बच्चों आपका 4 हेनरी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स किसके द्वारा उत्पन्न होता है, प्रतिबाधा, तापमान, वोल्टेज और ईएमएफ, एमएमएफ। बच्चों आंसर क्या होगा, एमएमएफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। चुंबकशीलता की इकाई डैश डैश है, एचएम, H/m, वेबर पर मीटर और वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया, हेनरी पर मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकन की तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को क्या कहा जाता है, विद्युतशीलता, प्रतिष्ठंभ, चुंबकशीलता, सुग्राहिता। तो बच्चों क्या कहलाता है, सुग्राहिता कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैटरी जिसका आवेश डिस्चार्ज होने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है, शुष्क सेल, वोल्टाइक सेल, द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें, द्वितीयक सेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक शीशा अम्ल बैटरी को उच्च करंट से आवेशित और निरावेशित किया जाता है तो यह घटित होता है, सल्फेशन, क्षरण, अवसादन, बकलिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा, बकलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी शीशा अम्ल बैटरी में प्रति सेल निगेटिव प्लेटों की संख्या डैश डैश के बराबर होती है, पॉजिटिव प्लेटो +2, पॉजिटिव प्लेटो +3, पॉजिटिव प्लेटो +1, पॉजिटिव प्लेटो। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर सी सही है, पॉजिटिव प्लेटो +1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बैटरी के सेल के समांतर संयोजन का कारण है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ाने, वोल्टेज क्षमता बढ़ाने, धारा क्षमता बढ़ाने, धारा क्षमता घटाने। तो बच्चों आंसर क्या होगा, धारा क्षमता बढ़ाने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संग्राहक बैटरी की क्षमता डैश डैश के पदों में व्यक्त की जाती है, इसके रिचार्ज चक्रों की संख्या, बैटरी में सेलों की संख्या, इसके द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले एम्पियर घंटे, इसके उपयोग समावधि। बच्चों आंसर क्या होगा, इसके द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले एम्पियर घंटे, या कह सकते हैं कि जो एम्पियर की रेटिंग होती है वो क्या होती है, एम्पियर आवर में होती है। किस में होती है, एम्पियर आवर में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शुष्क सेल का वोल्टेज कितना होता है, 1.5 वोल्ट, 2.2 वोल्ट, 2.4 वोल्ट, 3.6 वोल्ट। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीसा अम्ल वाली किसी बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अमोनियम सल्फेट होता है, घुला सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड। तो क्या आंसर होगा, घुला सल्फ्यूरिक एसिड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्किट ब्रेकरों की सूची में नहीं आता है, साइल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो ये बच्चों ये सर्किट ब्रेकर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी युक्ति भूदोष से सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होती है, एमसीबी, ईएलसीबी, एमसीसीबी, फ्यूज। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ईएलसीबी। ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर।
इसका भी पूछ लेता आपसे एमसीबी का, तो इसका होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है बच्चों मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। बच्चों ये आपको इन सब के फुल फॉर्म याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिपथ वियोजक में लघुपथ संरक्षण डैश डैश द्वारा किया जाता है। आवृत्ति मोचन, तापीय मोचन, चुंबकीय मोचन, निम्न वोल्टा मोचन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? तापीय मोचन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरसीबी का प्रयोग आमतौर पर किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है? अति धारा, अति वोल्टा, अति शक्ति, अर्थ लीकेज धारा। तो आंसर क्या होगा? अर्थ लीकेज करंट के लिए यूज हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एमसीसीबी का पूरा नाम क्या है? मेटल केस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर केस सर्किट ब्रेकर, मोबाइल केस सर्किट ब्रेकर। तो बच्चों आंसर आपका सेकंड सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश कहता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप का योग लगाए गए टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। जूल का नियम, लेंज का नियम, ओम का नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है? सिग्मा ई प्लस सिग्मा आई आर इज इक्वल टू 0। और जो आपका पहला नियम होता है वो क्या, ये क्या कहलाता है? ये आपका वोल्टेज लॉ कहलाता है, वोल्टेज लॉ, या कह सकते हैं केवीएल कहलाता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये क्या होता है बच्चों? ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। और जो आपका पहला नियम है सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, ये क्या होता है? आवेश संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधारित्र की इकाई डैश डैश होती है? एम्पियर, फैरेड, हेनरी, वोल्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फैरेड। एम्पियर जो होती है ये होती है आपकी करंट की होती है, फैरेड जो हो गया आपकी कैपेसिटर की हो, हेनरी हो गई आपकी इंडक्टर की, और वोल्ट हो गई आपकी ईएमएफ की, और वोल्टेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही एक संधारित्र में होते हैं 2 डाइलेक्ट्रिक, 2 कंडक्टर्स, 2 इंसुलेटर्स, 2 सेमी कंडक्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 2 कंडक्टर्स होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में डैश डैश करंट प्रवाहित होगा? 0, बहुत कम, सामान्य और अनंत। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अनंत होगा, ठीक है। देखिए शॉर्ट सर्किट अगर होता है उसमें क्या होता है? रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी, करंट की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, और वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों? 0 होगी, ठीक। अगर ओपन सर्किट है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, करंट की वैल्यू 0 होगी, और वोल्टेज की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो निम्नलिखित में से एक श्रृंखला परिपथ में समान रहता है? रेजिस्टेंस, पावर, वोल्टेज, करंट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? करंट। देखिए अगर आपका सीरीज कनेक्शन है तो वहाँ करंट क्या होगी? सेम होगी, और वोल्टेज क्या होगा? डिफर होगा। अगर पैरेलल कनेक्शन की बात हो रही है तो वहाँ पे वोल्टेज सेम होगा और करंट डिफर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तारों के जोड़ को स्थायी प्रकृति देने की प्रक्रिया को डैश डैश कहा जाता है। सोल्डरिंग, ऑक्सीडेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन, अनसोल्डरिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सोल्डरिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिन का गलनांक बिंदु है 502 डिग्री सेल्सियस, 396 डिग्री सेल्सियस, 416 डिग्री सेल्सियस, 232 डिग्री सेल्सियस। तो 232 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए, उसकी लंबाई और कटाव क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, उसका कटाव क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, उसकी लंबाई घटा दी जाए। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? वो जो रेजिस्टेंस होता है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम लंबाई को बढ़ा देंगे तो वो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? अपने आप बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैलोन, सीटी या सीटीसी प्रकार के अग्निशामक का डैश डैश को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बच्चों ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएल DG2 में आया हुआ है। तरल सामग्री में लगने वाली आग, बिजली से लगने वाली आग, ठोस सामग्री में लगने वाली आग, पेट्रोलियम पदार्थों की गैस से लगने वाली आग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आग में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोडा एसिड पानी वाले, ये भी आपका TG2 में क्वेश्चन आया है 2015 और 16 में। सोडा एसिड पानी वाले, फोम वाले, हेलोजन या CTC वाले, पाउडर वाले। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जो आपकी बिजली से आग लगती है वहाँ पे हम हेलोन या CTC टाइप के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश का उपयोग ठोकने, सुविधा करने और बंकन कान करने के लिए किया जाता है। बॉल पिन हथौड़े, क्रॉस पिन हथौड़े, लकड़ी के हथौड़े, क्लॉ हथौड़े। तो बच्चों आंसर क्या होगा? बॉल पिन हथौड़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है कच्चा लोहा, हाई कार्बन स्टील, नरम इस्पात। तो बच्चों आंसर क्या होगा? हाई कार्बन स्टील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संकीर्ण जगहों में काम करने के लिए किस प्रकार के प्लायर का उपयोग किया जाता है? साइड कटिंग प्लायर, गोल नोकदार प्लायर, जोड़ प्लायर, लंबे नोकदार प्लायर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग हम लोग करते हैं। लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तार की मोटाई को डैश डैश का उपयोग करके मापा जा सकता है? अर्धचालक, एक पट्टी, इंसुलेशन, वायर गेज। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वायर गेज से हम लोग तार का मोटाई या व्यास नापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जिनको हमने बड़ी मेहनत से मॉडल पेपर बनाया है। इन मॉडल पेपर्स को आप निश्चित तौर पे देखिए। अगर आप मेरे मॉडल पेपर 20 मॉडल पेपर्स मैं बनाऊंगा, अगर आप 20 मॉडल पेपर्स को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको TG2 सिलेक्शन में कोई नहीं रोक सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का पारस्परिक है कंडक्टेंस, सब्सटेंस, इम्पिडेंस, रिएक्टेंस। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कंडक्टेंस। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक BOT इकाई निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? 746 वाट घंटा, 1000 वाट घंटा, 1500 वाट घंटा, 1200 वाट घंटा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 1000 वाट घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम अनुसार धारा वोल्टेज के अनुपातिक होती है। वोल्टेज प्रतिरोध का तापमान निरंतर होना चाहिए, वोल्टेज निरंतर रहता है और करंट बदलता रहता है। तो बच्चों आंसर आपका सेकंड सही है, प्रतिरोध का तापमान निरंतर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 1000 वाट 220 वोल्ट विद्युत तापक का प्रतिरोध है। तो देखिए प्रतिरोध बराबर क्या होता है?
पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है। यहाँ पे वैल्यू हम रखेंगे तो हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। वी की वैल्यू आपको कितनी दी है, 220 इंटू 220, और पावर की वैल्यू कितनी दी है, 1000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आंसर आएगा 48.4 ओम। तो बच्चों आंसर आपका थर्ड बिल्कुल सही है। तो बच्चों आज मैंने आपको मॉडल पेपर नंबर 2 के का पार्ट सी भी बता दिया है। तो बच्चों मैंने आपको मॉडल पेपर नंबर 2 के 150 क्वेश्चंस मैं 3 पार्ट्स में बता चुका हूँ। आप मेरे बनाए गए दोनों मॉडल पेपर्स को देखिए। मॉडल पेपर 1 जो कि वो ABC पार्ट में बनाया गया है। मॉडल पेपर नंबर 2 को भी मैंने ABC पार्ट में बनाया है। अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं, लगातार देखते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यांत्रिक डिस्कारी है स्क्वायरल केज रोटर वाइंडिंग का रोटर, डीसी उत्तेजित समुन्नत ध्रुव रोटर वाइंडिंग, स्लिप रिंग, कम्यूटेटर और ब्रश। तो बच्चों आंसर क्या होगा, कम्यूटेटर और ब्रश। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच कुंडली डैश डैश प्रयोग की जाती है। कूलिंग को बढ़ाने के लिए, ताप हानि को कम करने के लिए, उत्पन्न ईएमएफ को बढ़ाने के लिए, स्पार्किंग को कम करने के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा, स्पार्किंग को कम करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी मोटर को एक जनरेटर के रूप में कार्य करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। रोटर को इसके स्टेटर की अतुल्यकालिक गति से अधिक तेज गति से घूर्णन करना चाहिए। रोटर को इसके स्टेटर की तुल्यकालिक गति से अधिक तेज गति से घूर्णन करना चाहिए। रोटर को दक्षिणावर्त दिशा में अत्यधिक तेजी से घूर्णित होना चाहिए। रोटर को वामावर्त दिशा में अत्यधिक तेजी से घूर्णित होना चाहिए। तो बच्चों आंसर आपका ये सही है। रोटर को इसके स्टेटर की तुल्यकालिक गति से अधिक तेज गति से घूमना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर विद्युत धारा द्वारा डैश डैश पर निर्माण किए गए चुंबकीय क्षेत्र का एक प्रभाव है। क्षेत्र फ्लक्स, आर्मेचर कोर, पोल्स, फील्ड कॉइल। तो बच्चों आंसर क्या होगा, फील्ड क्या होता है, क्षेत्र फ्लक्स। एक्चुअली क्या होता है आर्मेचर रिएक्शन, क्या होती है बच्चों ये भी जान लीजिए आप लोग मोटा मोटा क्या होता है आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है कि जो आपकी फील्ड वाइंडिंग फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो क्या कहती है, आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड पे अपना आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट डालती है। आर्मेचर मैग्नेटिक इफेक्ट फील्ड पे इफेक्ट डालती है। ठीक है, इसी प्रभाव को हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को कहते हैं। मतलब जो आर्मेचर का जो क्या कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र होगा वो डिस्टर्ब हो जाता है। किसके कारण, फील्ड मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र के कारण। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्मेचर कोर क्या प्रदान करता है। चुंबकीय फ्लक्स में धारिता पैदा करता है, नहीं ये नहीं हो सकता। चुंबकीय फ्लक्स का इंडक्टेंस करता है, ये भी नहीं हो सकता। चुंबकीय फ्लक्स में रिलेक्टेंस करता है। चुंबकीय फ्लक्स में प्रतिरोध पैदा करता है, ये भी नहीं सही है, ये आपका ऑप्शन सही है। क्या कहता है, चुंबकीय फ्लक्स में
रिलेक्टेंस करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिस्ट धारा मशीन के दिक परिवर्तन कम्यूटेटर खंड से बने होते हैं। स्टेनलेस स्टील, कठोर कसिड, हार्ड ड्रॉन तांबा, कार्बन पीतल। तो बच्चों आंसर क्या है? कठोर कसिड तांबा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट धारा जनित में आर्मेचर प्रतिक्रिया डैश डैश द्वारा निर्मित होती है। आर्मेचर कंडक्टर, उसकी क्षेत्र धारा, आर्मेचर की धारा, क्षेत्र पोल कुंडली। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आर्मेचर की धारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घर के वायरिंग परिपथ में लैंप कैसे जोड़े जाते हैं? कुछ श्रेणी में या कुछ समांतर में? सभी श्रेणी में। घर के लोड पर निर्भर करता है, सभी समांतर। जो लैंप सारे होते हैं वो क्या होते हैं? समांतर में जोड़ते हैं, क्योंकि हमको वोल्टेज क्या होता है? समान चाहिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थिंग के लिए चारकोल और नमक का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के प्रतिरोध को बढ़ाता है, या मृदा की चालकता को बढ़ाता है, या लीकेज धारा को अधिक करता है, या अर्थिंग इलेक्ट्रोड को जंग लगने से बचाता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? यह मृदा की चालकता को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरों की वायरिंग के लिए निम्न में से किस सुरक्षा मापदंड का उपयोग किया जाता है? MCB, ACB, ICB, OCB। तो MCB। ठीक है बच्चों, कभी कभी आपसे MCB का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई सत्यता सारणी निरूपित करती है। देखिए ये दो इनपुट दिए आपको, A और B। ये आउटपुट दे दिया है Y। अब आपसे पूछ जाए अगर 0 0 इनपुट होगा तो 1 मिल रहा है, 0 1 होगा तो 1 मिलेगा, 0 1 होगा और 0 होगा तो 0 1 मिलेगा, और 1 1 होगा तो आपको 0 मिलेगा। तो बच्चों आपसे पूछा ये कौन सा गेट है? नैंड गेट, नॉर गेट, नॉन गेट, एक्सॉर गेट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? नैंड गेट होगा ये। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुलियन बीज गणित y बराबर AB का मतलब होता है y बराबर है A तथा B के गुणनफल के। ठीक है, y बराबर है A तथा B के, y बराबर नहीं है A तथा B के, y बराबर नहीं है A तथा योग के। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आंसर पहला बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल प्रणाली में 1 बाइट बराबर बिट्स होते हैं, 1 2 8 6। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। UJT निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए उपयोग होता है? शोधन, शॉर्ट टूथ, वेवफॉर्म जनरेशन, क्षीणन, प्रवर्धन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SCR में होते हैं 3 PN जंक्शन, 2 PN जंक्शन, 1 PN जंक्शन, कोई PN जंक्शन नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 3 PN जंक्शन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा 3 टर्मिनल एक ध्रुवीय ठोस स्थिति उपकरण है? SCR, मॉसफेट, UJT, फेट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायोड जिसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज का समान डायोड की तुलना में कम रखा जाता है उसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। PN डायोड, जीनर डायोड, सुरंग डायोड, LED डायोड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जीनर डायोड। देखिए जो जीनर डायोड होता है, जीनर डायोड क्या करता है? रिवर्स बायस में कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में। और बाकी जो डायोड होते हैं वो क्या होते हैं? फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायोड जिसमें नकारात्मक प्रतिरोध क्षेत्र
और इसका उपयोग ऑक्सीलेटर में किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? टनल डायोड, फोटो डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जीना डायोड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? टनल डायोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर या सेतु डिस्टगारी में कितने डायोड की आवश्यकता होती है? 2, 4, 5, 6। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 4। ठीक है। और जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर होता है बच्चों, इसकी एफिशिएंसी सबसे अच्छी होती है। जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है इसकी एफिशिएंसी सबसे अच्छी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मेनियम व सिलिकॉन के संयोजी बंधन में डैश डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, 5, 4 और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 4। ठीक है। इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत शक्ति परिपथों में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होते हैं? डिस्टकारी जिसको बोलते हैं रेक्टिफायर, धारा निराकारक, धारा रोक स्विच, उपयोग सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? धारा रोक स्विच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनंत, शून्य, बहुत कम, तो और बहुत उच्च। तो बच्चों आंसर क्या होगा? बहुत कम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परम शून्य ताप क्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है? 0, अनंत, बढ़ जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगी? 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीना डायोड तब तक कार्य करेगा जब तक इसे निम्नलिखित चालन में रखा जाता है? अग्रचालन, निष्क्रिय चालन, पश्च चालन, उन में से सभी। तो क्या होगा? पश्च चालन। एन टाइप के अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक होते हैं? इलेक्ट्रॉन, होल्स, मुख्य इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। देखिए अल्पसंख्यक में बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। माइनॉरिटी कैरियर्स। देखिए आपका जो एन टाइप होगा, ठीक है, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें क्या होंगे? होल्स होंगे। और पी एन टाइप में, और अगर हम पी टाइप की बात करें तो पी टाइप में क्या होंगे? मेजॉरिटी कैरियर्स आपके होल्स होंगे, मेजॉरिटी, और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होते हैं, माइनॉरिटी। ठीक, ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। आजकल बल्ब के स्थान पर निम्न वोल्टा पर कार्य करने वाली ठोस अवस्था युक्ति प्रयोग की जाती है, उसका नाम क्या है? जीना डायोड, पीएन डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो कंडक्टिव डायोड। तो बच्चों क्या आंसर होगा? लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अर्धचालक की भांति प्रयोग किया जाता है? तांबा, प्लास्टिक, सिलिकॉन और पीतल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या होता है? जर्मेनियम भी होता है। SI और GE, जर्मेनियम। SI मतलब सिलिकॉन हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको एक फिगर दे दिया है, दी गई आकृति डैश डैश का प्रतीक है, ये आपको फिगर दे दिया गया। अब आपसे पूछा है क्या है ये? सोलर सेल है, फोटो डायोड है, जीना डायोड है, एलईडी है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ये सोलर सेल है। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए डोपेंट डैश डैश हैं? फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, बोरान। डोपेंट मतलब कि इसमें जो डोपिंग जिससे हम करते हैं वो किससे करेंगे? तो बोरान से करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायोड के क्षरण धारा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तापमान के साथ वृद्धि होती है, अल्प
पास वाहकों द्वारा उत्पन्न होती है, रिवर्स डायोड में होती है, सभी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धकारी दिष्ट अर्ध तरंग दृष्टिकारी का दृष्टिकरण क्षमता डैश होती है। 40.6%, 60%, 200%, 90%। तो आंसर क्या होगा? 40.6%। चलिए बच्चों, मेरे वीडियोस को आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल्टर उपयोग किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए एक स्थिर अवस्था वाले डीसी सिग्नल को कंपन वाले डीसी सिग्नल में, एक कंपन वाले डीसी सिग्नल को स्थिर अवस्था वाले डीसी सिग्नल में, एसी सिग्नल को एक समान दिशा के सिग्नल में, एक समान दिशा के सिग्नल को एसी सिग्नल में। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? सेकंड सही है, एक कंपन वाले डीसी सिग्नल को स्थिर अवस्था में डीसी सिग्नल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेपित कैथोड का उपयोग किसमें किया जाता है? निम्न पावर ट्यूब, मीडियम पावर ट्यूब, हाई पावर ट्यूब, मीडियम एंड हाई पावर ट्यूब। तो बच्चों आंसर क्या होगा? निम्न पावर, तो लो पावर ट्यूब। तो बच्चों आज मैंने आपको मॉडल पेपर सेकंड का पार्ट बी बताया है। 1-2 दिन में मैं आपको पार्ट सी भी बताऊंगा। इस हिसाब से आपके 2 मॉडल पेपर तैयार हो जाएंगे, 2 मॉडल्स पेपर्स आपके तैयार हो जाएंगे, जो हर एक मॉडल पेपर में 150 क्वेश्चन है। तो आपके क्या हो जाएंगे? 2 मॉडल पेपर होंगे तो मतलब 300 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। तो अगर आप इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप TG2 में सेलेक्ट होंगे। ठीक है, इसके लिए आपको मेरे वीडियोस को देखना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आई होप आप लोग मेरे द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर्स को देख रहे हैं, जिससे आपकी यूपी PCL और यूपी आर्विनल की तैयारी हो रही है। उसी कड़ी में बच्चों आज मैं मॉडल पेपर का पार्ट बी लेके आया हूँ। इस मॉडल पेपर में हम 50 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल प्रभाव टांग परीक्षण, टांग टेस्टर इसे मापने हेतु उपयुक्त है? AC DC करंट, DC वोल्टेज, AC वोल्टेज, ऑल ऑफ द एबव। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? AC और DC करंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भंवर धारा की विशेषताओं का प्रयोग डैश में किया जाता है? MC मीटर में डैम्पिंग, मोटर में कूलिंग, बाइंडिंग में बेकार की हीटिंग, मोटर्स में ब्रेकिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? MC मीटर में डैम्पिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चल लौ उपकरण का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है? AC और DC दोनों आपूर्ति, स्पंदमान आपूर्ति, केवल AC आपूर्ति और केवल DC आपूर्ति। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? AC और DC आपूर्ति में हम लोग चल लौ उपकरण का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत उपकरण की डैश मापने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है ऑप्शन? शक्ति दर, कुंडलन धारा, धारिता, संपर्क प्रतिरोध, विद्युत रोधन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? विद्युत रोधन। क्या होता है कि जो मेगर हम लोग क्या करते हैं? इंसुलेशन को मापने के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ताप उपकरण में थर्मोस्टेट का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? ताप नियंत्रण, दाब नियंत्रण, वोल्टेज नियंत्रण, प्रतिरोध नियंत्रण। बच्चों थर्मोस्टेट का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? ताप नियंत्रण के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर में लौ हानियां 400 वाट है। जब ट्रांसफार्मर अपनी उच्चतम दक्षता पर कार्य कर रहा है तब उसकी ताप हानियां क्या होगी? देखिए, जब ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम कंडीशन
ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है तो क्या होता है, आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, आयरन लॉस कितना दिया है 400, तो कॉपर लॉस भी क्या होंगी बच्चों 400 वाट ही होंगी। तो बच्चों आंसर क्या आपका 400 वाट बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ट्रांसफार्मर के डीसी सप्लाई के जुड़े होने पर क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएंगी, ट्रांसफार्मर समान तौर पर काम करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएगी। तो बच्चों क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। क्यों जल जाएगी, क्योंकि इसमें हमको अल्टरनेटिव फ्लक्स नहीं मिलेगा, ठीक है, और डीसी सप्लाई में फ्लक्स होता ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कुल कितने चुंबकीय पथ होते हैं, 2, 4, 3, 5। तो बच्चों आंसर क्या उसमें होगा, 2 पथ होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है जिसमें आउटपुट वोल्टेज इसके इनपुट वोल्टेज से अधिक होता है, शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ओपन सर्किटेड ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो बच्चों क्या होगा, स्टेप अप। स्टेप अप कब होता है बच्चों, स्टेप अप जब N2 की वैल्यू क्या होती है, N1 से बड़ी होती है। और स्टेप डाउन क्या होता है, स्टेप डाउन जब N1 की वैल्यू बड़ी होती है N2 से। ये बच्चों आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल ब्रीदर का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, नमी का अवशोषण रोकने, आग को रोकने, तापमान को रोकने, उपयोग सभी। तो बच्चों हम सिलिका जेल यूज़ जो करते हैं ये क्या होता है, नमी को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये कहाँ होता है, ब्रीदर में होता है। कहाँ होता है ये, ब्रीदर में होता है, ठीक, ये ब्रीदर में होता है। जब ये ताज़ा होता है ये, तो उसका कलर क्या होता है, नीला होता है, नीला या सफ़ेद, मतलब नमी सोखने के पहले। और नमी सोखने के बाद ये क्या होता है, गुलाबी हो जाता है, गुलाबी मतलब पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 बिंदु प्रवर्तक कौन सी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, घूर्णन की दिशा को व्युत्क्रमित करने के लिए, मोटर को अभिभारित करने के लिए, मोटर की दक्षता बढ़ाने के लिए, क्षेत्र नियामक द्वारा विस्तृत परास पर गति नियंत्रण के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्षेत्र नियामक द्वारा विस्तृत परास पर गति नियंत्रण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दिष्ट धारा मोटर में एक दिशिक बलागुण डैश की सहायता से उत्पादित किया जाता है, ब्रश और दिक्परिवर्तक, सिरा प्लेट और दिक्परिवर्तक। बच्चा आंसर क्या होगा, ब्रश और दिक्परिवर्तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भार बढ़ने पर दिष्ट धारा शंट मोटर की गति डैश स्थिर बनी रहती है, थोड़ी कम हो जाती है, अनुपातिक रूप में बढ़ती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो बच्चों क्या होती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिष्ट धारा मोटर का 60 बलागुण आर्मेचर बलागुण से डैश हानि के कारण कम होता है, तांबा, लोहा, घूर्णन, यांत्रिक। तो बच्चों क्या आंसर होगा, घूर्णन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। छोटी मशीनों के लिए डिस्ट धारा मशीन का योग बना हुआ होता है, कास्ट आयरन का, कोमल स्टील का, कास्ट स्टील का, रोल्ड स्टील का। तो बच्चों आंसर क्या होगा, कास्ट आयरन। देखिए छोटी मशीन के लिए ये कास्ट आयरन का बना होता है, और बड़ी मशीनों के लिए
ये कॉस्ट स्टील का बना होता है, कॉस्ट स्टील। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब डीसी मोटर की चाल को बढ़ाते हैं तो बैक ईएमएफ बढ़ता है तथा धारा घटती है। ठीक है, बैक ईएमएफ घटता है और धारा बढ़ती है। बैक ईएमएफ तथा धारा दोनों बढ़ती है, बैक ईएमएफ और धारा दोनों घटते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहला ऑप्शन सही होगा, बैक ईएमएफ बढ़ेगा और धारा घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट धारा जनित्र में कम विनियक कम्यूटेटर का काम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को बढ़ाना, एसी को डीसी में परिवर्तित करना, धारा एकत्रित करना, चिंगारियाँ कम करना। जो बच्चों कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ये आपका जनरेटर में करता है और ये आपका मोटर में करता है। ठीक है, तो बच्चों पहला सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ जनरेटर का पूछ रहा है तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, अगर मोटर पूछता है तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर के मामले में अधिकतम दक्षता के लिए शर्त है परिवर्तनीय हानि इज इन इक्वल टू 1 नियत हानि, परिवर्ती हानि इक्वल टू नियत हानि, परिवर्ती हानि इज इन इक्वल टू 2 टाइम्स नियत हानि, परिवर्ती हानि इक्वल टू नियत हानि। देखिए पहले आप लोग जान लिए नियत हानि होती क्या है। नियत हानि को बोलते हैं हम लोग, नियत जो हानि होती है वो होती है आयरन लॉस। क्या होती है? आयरन लॉस। आयरन लॉसेस को हम लोग नियत हानि बोलते हैं। ठीक है, और जो वेरिएबल हानि मतलब परिवर्ती हानि जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग कॉपर लॉसेस। क्या बोलते हैं? कॉपर लॉसेस। तो अब डीसी जनरेटर की मैक्सिमम इफिशिएंसी कब होगी? जब आयरन लॉस सेज क्या होंगे? कॉपर और लॉसेस के बराबर होंगे। तो बच्चों आंसर आपका सेकंड बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, केवल लैप बाइंडिंग, केवल तरंग बाइंडिंग, लैप बाइंडिंग और तरंग बाइंडिंग दोनों, सेकेंडरी बाइंडिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लैप बाइंडिंग। देखिए लैप बाइंडिंग भी यूज हम लोग करते हैं और वेव बाइंडिंग भी यूज करते हैं। लैप बाइंडिंग में क्या होता है? लैप बाइंडिंग में A बराबर P होता है और वेव बाइंडिंग में क्या होता है? A बराबर 2 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।